नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। आपने देखा होगा प्रीवियस पे हमने जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे थे जो कि स्क्रीन से आपका इनपुट लेता था और वो मेमोरी में उसको इनपुट लेके उस पर प्रोसेसिंग करता था और आउटपुट फिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही डिस्प्ले करता है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि कितने ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग में जो मुझे कहीं ना कहीं आगे कमिंग लेक्चर में इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए यूज हो सकते हैं। तो जनरली इनपुट क्या होता है? इनपुट मीन्स प्रोवाइड द प्रोग्राम विथ सम डेटा टू बी यूज्ड इन प्रोग्राम एंड आउटपुट मीन्स डिस्प्ले द डेटा और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। सिंपल मीनिंग है इनपुट और आउटपुट का। फंक्शंस देखें तो तीन डिफरेंट टाइप के फंक्शन हम यूज करेंगे। पहला फंक्शन होता है आपका स्कैनअप एंड प्रिंटअप। स्कैनअप यूज होता है जनरली इनपुट के लिए और प्रिंटअप यूज होता है आउटपुट के लिए, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको आउटपुट लेना होता है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन है गेट कैर एंड पुट कैर। ये फंक्शन यूज होता है गेट कैर का मीन्स है आपको गेट ए करेक्टर एज ए इनपुट। गेट ए करेक्टर मीन्स यहाँ पे आप सिंगल कोई करेक्टर दे सकते हैं इनपुट, जैसे कोई अल्फ़ाबेट्स हो गया, कोई आपका सिंबल हो गया, कोई आपका नंबर भी हो गया, तो भी वो एज ए इनपुट ले लेगा, लेकिन एज ए करेक्टर इनपुट लेगा। ठीक है, इसको जब आगे हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे समझाएंगे आपको। तो स्पेशली अगर किसी भी इनपुट को एज ए करेक्टर लेना है तो उस टाइम हम गेट कैर का यूज़ करेंगे। और जब गेट कैर से हम कुछ चीज़ इनपुट लिए होते हैं उसको मुझे आउटपुट लेना है, इस डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पर, तो उस टाइम आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं पुट कैर फंक्शंस का। इसी तरह से थर्ड आपका फंक्शन है गेट एस एंड पुट एस फंक्शन। ये भी स्पेशल टाइप के इनपुट के लिए है। जब आपका कोई इनपुट एज ए स्ट्रिंग लेना हो, स्ट्रिंग मीन सपोज पूरा आपका कोई सपोज इंग्लिश वर्ड लेना हो या फिर कोई एक लाइन स्टेटमेंट इनपुट एज ए इनपुट लेना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे गेट एक्स का यूज कर सकते हैं। तो गेट एक्स क्या करेगा, आपका इनपुट लेगा पूरी स्ट्रिंग को, और पुट एस क्या करेगा, अगर हम इनपुट गेट एस से लिए हैं तो वहाँ पर जो डेटा स्टोर है मेमोरी में आपको अगर उसी डिस्प्ले कराना है तो उस टाइम हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पुट एस। इन तीनों में ज़्यादातर जो सी प्रोग्रामिंग हम यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम हमेशा हम स्कैनअप और प्रिंटअप का यूज़ करते हैं। गेट कैर और पुट कैर एंड गेट एस पुट एस ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जैसे प्रोग्राम में आगे आएगा उस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप ये तीनों टाइप के ये तीनों जो फंक्शंस है इसके लिए एक ही हेडर फाइल यूज होगा आपका, हैश इंक्लूड stdio.h। ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था जब स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम बता रहा था तो stdio.h मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मीन्स किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले हम इस लाइन को इंक्लूड इसलिए कर लेते हैं कि आपका प्रोग्राम अंडरस्टैंड, कंपाइलर अंडरस्टैंड कर जाए कि आपका इनपुट कैसे लेना है, प्रोसेस करके आउटपुट कैसे देना है, सब कुछ पहले से डिफाइंड रहे। जैसे हम इसको प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं, इसके बाद अगर इसमें से किसी भी फंक्शंस को हम प्रोग्राम में लिखते हैं देन उस टाइम क्या करेगा कंपाइलर, इसकी मीनिंग समझ जाएगा। जैसे सपोज करो कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, student.h लगा दिया, अब प्रोग्राम के बीच में कहीं पे हमने स्कैनअप लाइन लिख दिया, तो स्कैनअप लाइन का मीनिंग क्या है इसको कंपाइलर कैसे पता चलेगा, उसकी मीनिंग इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में डिफाइंड होती है, वहां से उसकी मीनिंग समझ जाएगा। इसकी मीनिंग क्या होती है, इनपुट। ऐसे प्रिंटअप लिखा है तो प्रिंटअप भी कहाँ डिफाइन होता है, इसी studio.h में, तो प्रिंटअप की मीनिंग जो आउटपुट देना है वो भी समझ जाएगा कंपाइलर की इसका मीनिंग क्या है, आउटपुट से है। ठीक है, तो वन बाय वन तीनों को समझेंगे। अब देखिए स्कैनअप अगर हम देखें तो स्कैनअप कैसे लिखते हैं आप प्रोग्राम में। स्कैनअप लिखने का एक ही तरीका होता है, आप लिखते हैं स्कैनअप, ठीक है, ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोटेशन, यहां पर आता है कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोटेशन क्लोज कामा, एड्रेस वेरिएबल 1 कामा, एड्रेस वेरिएबल 2 एंड सो ऑन। जितने भी वेरिएबल होंगे इस तरह से आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैनअप मीनिंग क्या है, देखिए स्कैनअप लाइन ऐसे आप प्रोग्राम लिखेंगे, ओपनिंग पैरेंथेसिस
और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में, और लास्ट में सेमीकोलन आपका होगा। ये इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट है सेमीकोलन, क्योंकि हर लाइन टर्मिनेट करने के लिए आपको यूज किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको स्ट्रिंग लिखनी होगी, मीन्स इस डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज के बीच में, जो एज ए कंट्रोल स्ट्रिंग का काम करेगा। ओवरऑल इनपुट किस फॉर्मेट में है, इनपुट कैसे, कितना उसको मेमोरी एलोकेट करना है, किस तरह से उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब कुछ आपका कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे बता देता है। इसके बाद जिस वेरिएबल के पास वैल्यू स्टोर करना है, क्योंकि स्कैनर का मीनिंग क्या है, इनपुट लेना, तो जहाँ पे वैल्यू इनपुट स्टोर कराना है उसका एड्रेस यहाँ देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम लिखते हैं स्कैन ऑफ %d एंड a एंड बी। आप देखे होंगे प्रोग्राम में ऐसे हमने कई जगह नाम लिखा होगा, या कई जगह ऐसे हमने एग्जाम्पल जब एक दो प्रोग्राम कराया हमने तो वहाँ पे इस तरह की लाइन लिखा होगा। तो इसकी मीनिंग सिंपली क्या होता है, यानी स्कैनर यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल स्ट्रिंग है, मतलब कि %d क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है इनपुट पे। %d जनरली लगता है किस लिए, इंटीजर के लिए। अगर आपका कोई इनपुट इंटीजर टाइप का है तो वहाँ पे हम लिखेंगे %d। यहाँ पे 2 बार %d लिखा, मतलब 2 इनपुट मांगेगा आपका प्रोग्राम जो है, तो 2 इनपुट, और दोनों किस टाइप का होगा, इनपुट टाइप का। अगर यहाँ पे %f लिखा होता, %f मीन्स होता है फ्लोट, मतलब जो आपका इनपुट होगा वो फ्लोट टाइप का हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होता है जो यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एड्रेस ए, मतलब जो पहला इनपुट स्टोर होगा वो ए वेरिएबल के एड्रेस होगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब आपका कोई वेरिएबल बना हुआ है तो मेमोरी में इस तरह से बन जाएगा ब्लॉक ए, इसका कुछ यहाँ पे एड्रेस होता है, सपोज 1000 1001 ऐसे है, तो जो ए बिट है इसी को इसका एड्रेस बताता है। मतलब कि इस एड्रेस पे, ए के इस एड्रेस पे यहाँ पे कोई वैल्यू, अगर आप वैल्यू 10 देते हैं तो 10 स्टोर कर लेगा यहाँ पे। ऐसे ही जो दूसरा है, दूसरा किस टाइप है, यहाँ पे ध्यान, दूसरा %d यहाँ पे है, मतलब अगेन दूसरा इनपुट जो आएगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा, और बी के एड्रेस पे, मीन्स जो वेरिएबल बी है मेमोरी में जहाँ भी उसका एड्रेस होगा उस एड्रेस पे उसको स्टोर कर लेगा वैल्यू। तो ये तरीका है आपका स्कैनर लिखने का। ऐसे ही प्रिंटफ लिखने का भी फॉर्मेट होता है। प्रिंटफ हम 2 तरीके से लिखते हैं, आप प्रोग्राम में देखेंगे तो पहला तरीका है सिंपली हम ऐसे लिखते हैं प्रिंटफ, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग हो जाएगा या कोई स्ट्रिंग कह लो, ठीक है। एक तरीका ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से लिखते हैं प्रिंटफ इंटर ए नंबर, सिंपल। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग में स्टेटमेंट से कोई मतलब हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर या अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होगा वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एज ए जो इंटर ए नंबर गया ये एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है। तो एक तरीका तो प्रिंटफ लिखने का ये है, आप देखेंगे प्रोग्राम में ऐसा हमने कई बार लिखा होगा। दूसरा तरीका प्रिंटफ लिखने का है प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग कामा वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। फॉर एग्जाम्पल printf %d कामा %d a b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक प्रिंटअप लिखने का तरीका ये था, दूसरा प्रिंटअप लिखने का तरीका ये। यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्रोल स्ट्रिंग, मतलब अब जो आउटपुट देगा, प्रिंटअप मीन्स क्या होता है, जनरली आउटपुट के लिए यूज होता है ये। तो जब अब आउटपुट देगा आपका प्रोग्राम तो आउटपुट पे भी कंट्रोलिंग होगा, मतलब पहला वैल्यू कहाँ से उठाएगा, ए वेरिएबल से। ए वेरिएबल के पास सपोज कोई वैल्यू है, सपोज ए के पास पहले से 10 स्टोर है, बी के पास 15 स्टोर है, तो ए के पास क्या स्टोर 10 वैल्यू उठाएगा और इसका चेक करेगा फॉर्मेट किस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, ए %d लगा मीन्स इंटीजर टाइप की, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बी दूसरे वाले से चेक करेगा, ध्यान दीजिए सीक्वेंस में ही कंपेयर करता है, पहला %d इससे मतलब रखेगा, सेकेंड %d इससे मतलब रखेगा। अगर नंबर्स आप यहाँ पे स्पेसिफायर लगे हुए %d %f, तो इसी सीक्वेंस में वो इसी सीक्वेंस मैनर को फॉलो करते हुए चलता है, मीन्स पहला पहले से कंपेयर करेगा, दूसरा दूसरे से। तो इस तरह से प्रिंटअप स्टेटमेंट हम सेकेंड टाइप का लिखते हैं। इसका प्रोग्राम देखें तो इसका प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख रखा है एक इवन ऑड नंबर फाइंड आउट करने का सिंपल प्रोग्राम है, जहां पे 2 ही फंक्शंस यूज हुए हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ।
देखिए हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड डॉट एच वायर्ड मेन इंटीजर लाइन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट नम, इंटीजर डेटा टाइप की वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा प्रिंटअप मींस अब यहाँ देखिए प्रिंटअप लगा किस लिए लगा, ये आउटपुट के लिए। तो अब आपका कंप्यूटर स्क्रीन जो होगा, सपोज एक कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, सपोज एक कंप्यूटर स्क्रीन है, तो यहाँ पे लिख के आएगा प्रिंटअप मींस आउटपुट, इंटर ए नंबर लिख के आएगा ऐसे, इंटर ए नंबर, ठीक है, और स्लैश एन लगा हुआ मतलब आपका कर्सर आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा। जैसे आप कोई नंबर दोगे, सपोज आपने 10 नंबर दिया, 10 करके जैसे इंटर बटन प्रेस करोगे आप कंप्यूटर का, उस टाइम कंपाइलर कहाँ आ चुका होगा, सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन क्या कर रहा है, स्कैन ऑफ %d, मतलब अब इनपुट लेगा, लेकिन किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, क्योंकि यहाँ पे %d लगा हुआ है और एक ही %d लगा हुआ है, मतलब एक इनपुट लेगा और वह कहाँ स्टोर करेगा, नम वेरिएबल के पास, जो यहाँ पे नम हमने वेरिएबल बनाया था, इस नम के पास स्टोर कर लेगा, मीन्स 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एड्रेस मीन्स इसका नम जो वेरिएबल होगा इसका कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस का कंसेप्ट अभी अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, एड्रेस का कंसेप्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ 1000 या 1001 एड्रेस है इसका, तो इस तरह से इस एड्रेस पे इसको स्टोर कर देगा। अब स्टोर हो गया तो इसी नम को हमने इफ कंडीशन लगाया। अब देखिए इनपुट भी, आउटपुट पहले हुआ, इनपुट हो गया। अब देखिए क्या प्रोग्राम है, और आउटपुट की जरूरत पड़ेगी तो फिर प्रिंटअप स्टेटमेंट लिखना होगा। नम मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, 10 है, 10 का मॉडुलो 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इक्वलिटी हो रहा है मतलब यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू होगा तो इस वाली लाइन पे आएगा। प्रिंट ऑफ गिवन नंबर इज इवन, यहाँ पे लिख के आएगा गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। ऐसे ही एल्स में अगर यहाँ पे सपोज इनपुट 11 होता तो ये कंडीशन फेल होता और उस टाइम प्रिंट करता गिवन नंबर इज ऑड। ध्यान दीजिएगा कि प्रिंटअप और स्कैनअप जो भी लाइन आप लिखेंगे उसके बाद सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है, जो कि एज ए लाइन टर्मिनेटर का काम करता है, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड देखते हैं हम गेट कैर एंड पुट कैर फंक्शंस। गेट कैर जनरली यूज होता है आपका इनपुट लेने के लिए, इनपुट कोई करेक्टर लेने के लिए। लिखते कैसे प्रोग्राम में इसको हम ऐसे लिखते हैं, हम केवल गेट कैर सेमी कॉलन, इस तरह से लिख देंगे। आपका इनपुट जो भी हम दिए होंगे स्क्रीन पे, वो इनपुट स्क्रीन से उठा आपका मेमोरी में ले लेगा, किससे, गेट करेक्टर से, लेकिन यहाँ पे सिंगल करेक्टर एज ए इनपुट लेगा। पुट कैर की बात है, पुट कैर हम ऐसे सिंपली लिखते हैं, पुट कैर कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ दे सकते हैं। सपोज कि जब हम इनपुट ले रहे थे, इनपुट लेते टाइम सपोज हमने ले लिया यहाँ पे आई के पास हमने इनपुट इसका स्टोर कर दिया, तो पुट कैर करते टाइम हम यहाँ पे आई ले लेंगे, मीन्स आई के पास इनपुट होगा, वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इनपुट के लिए गेट कैर और पुट कैर आउटपुट के लिए। ध्यान देना यहाँ पे इनपुट हमेशा सिंगल करेक्टर लेगा, पहला करेक्टर, जो भी पहला करेक्टर होगा वही एज ए इनपुट लेगा। उसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है, सेकंड एग्जांपल इसी का यूज किया गया है यहाँ पे। आप इस प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कंप्लीट लेक्चर सीरीज का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ये सारे एग्जाम्पल, सारे थ्योरी क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फिर उससे आप रीड आउट कर सकते हैं इजिली। तो देखते हैं एग्जाम्पल को हम। देखिए हमने वाइट मेन लिया, यहाँ पे प्रोग्राम मेन का स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। एक हमने कैर नाम का एक वेरिएबल, करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया सी। अब प्रिंटअप, देखिए अभी स्क्रीन बनाते हैं हम, कंप्यूटर स्क्रीन है। अब देखिए ये जो प्रिंटअप है, ये प्रिंटअप आउटपुट का तो काम कर रहा है, लेकिन ये किस टाइप का है, ए वाला प्रिंटअप जो ऑपरेशन ये परफॉर्म करता था, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सिंपल इंटर ए करेक्टर लिख के आएगा स्क्रीन पे, इंटर ए करेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गेट कैर, जो यहाँ पे गेट कैर फंक्शन यूज हुआ। अब सपोज करो कि हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए करके हमने एक करेक्टर दिया ए और इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करते ही ए वाला फंक्शन लाइन काम करेगा और गेट कैर मतलब अब इसको एज ए इनपुट लेगा और जो सी वेरिएबल था, यहाँ पे एक सी वेरिएबल बनेगा ना, सी वेरिएबल पास ए को स्टोर कर देगा। इसके जस्ट बाद हमने क्या यूज किया, पुट कैर सी। पुट कैर सी मतलब अब स्क्रीन पे जो भी इस सी के पास क्या है, ए है, तो ए को डिस्प्ले कर देगा इस तरह से,
ठीक है, तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया। लेकिन एक चीज और यहाँ पे समझना आप, अगर इनपुट लेते टाइम, जैसे हमने इनपुट लिया यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे हम इनपुट लेते टाइम जरूरी नहीं है कि एक ही कैरेक्टर दे, हो सकता है लेंथी कोई एक स्ट्रिंग दे दे। जैसे सपोज करो हमने ले लिया SANDEEP संदीप और इसके बाद एंट्री किया, तो ध्यान दीजिए कि टोटल एज ए इनपुट नहीं जाएगा, यहाँ पे जो केवल फर्स्ट कैरेक्टर होगा वही एज ए इनपुट किसके पास जाएगा, इस C के पास। गेट कैर C यही चीज बताता है कि केवल एक ही कैरेक्टर लेगा, और जब पुट कैर से आउटपुट करेंगे तो केवल यही कैपिटल S स्टार्टिंग वाला ही आपका आउटपुट आ जाएगा पुट कैर C से। ठीक है, तो ये तो हो गया गेट कैर एंड पुट कैर का। इसी तरह से गेट S एंड पुट S का होता है यूज किसके लिए, स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। तो देखते हैं गेट S एंड पुट S। ठीक है, देखिए गेट S जब हम लिखते हैं किसी स्ट्रिंग को, मतलब कोई भी आप स्ट्रिंग इनपुट दे सकते हैं। स्ट्रिंग मींस आप अपना अगर नाम इनपुट देना चाहते हैं तो टोटल नेम जितनी लेंथ होगी टोटल एक स्ट्रिंग कही जाएगी और स्ट्रिंग एज इनपुट चला जाए कंप्यूटर मेमोरी में, उसी के लिए गेट S यूज होता है। अगर यूज करने का तरीका देखें तो गेट S एज ए इनपुट के लिए यूज होता है यहाँ पे, और पुट S आउटपुट के लिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे गेट S और यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देंगे जहाँ पे इनपुट लेना है। सपोज हमने इस तरह से वेरिएबल बना रखा है str नाम का, तो हमने यहाँ पे str ले लिया। तो क्या करेगा, अभी str कोई एक मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई किया होगा, जो भी स्ट्रिंग लेगा इसी मेमोरी पे यहाँ पे पुट कर देगा। तो ये इनपुट के लिए हो गया। पुट S का यूज किस लिए होता है, यहाँ पे जो दिया है इसको आउटपुट देने के लिए, तो हम लिखते हैं पुट STR, मतलब यहाँ पे नाम जो भी आप लिखे होंगे वेरिएबल का वही नाम यहाँ लिखेंगे, इस तरह से आउटपुट दे देगा। एग्जाम्पल देखना आप यहाँ पे, एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड एग्जाम्पल देखना है आप यहाँ पे, हैश इंक्लूड str.h वायर्ड मेन कैर STR 100। ध्यान दीजिए हमने एक करेक्टर टाइप का एरे बनाया यहाँ पे, मतलब ये बता रहा है कि जो str नाम का वेरिएबल यहाँ बना इसकी लेंथ मतलब 100 करेक्टर स्टोर कर सकता है, मतलब 100 लोकेशन होगा, 100 लेंथ की कोई स्ट्रिंग होगी वो वहाँ पे स्टोर कर सकता, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे साइज मेंशन कर दिया। अब देखिए एक कंप्यूटर स्क्रीन बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा इनपुट आउटपुट कैसे काम कर रहा है। एक कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, हमने एक वेरिएबल बना लिया str नाम का, ये str नाम का है, और ये कितना ले सकता है 100, मतलब 100 करेक्ट लेंथ का आपका कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर सकता है। प्रिंट ऑफ इंटर ए स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपका प्रिंट ऑफ इंटर ए स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे ही हम कोई स्ट्रिंग करेंगे, जब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उस टाइम कंपाइलर पहुंचा होगा इस लाइन पे। सपोज हमने यहाँ एंट्री दिया वेलकम टू C और ये हमने इंटर प्रेस किया, इसके बाद बटन इंटर प्रेस करते हैं गेट S मतलब इनपुट लेगा str के पास। यहाँ पे देखिए इस str के पास इनपुट लेगा वेलकम टू C, यहाँ पे स्टोर कर लेगा। देखिए इसकी कैरेक्टर लेंथ जो है 100 से कम ही है इसलिए स्टोर कर लिया। यहाँ पे लेंथ कैसे निकलती है, जो स्टार है ये काउंट करेगा 1 2 3 4 5 इसको काउंट करेगा, स्पेस भी काउंट होगा यहाँ पे, उस हिसाब से इसकी लेंथ 100 ले लिया, 100 के बीच में आ गया, स्टोर कर लिया। अब देखिए प्रिंटअप, ये नॉर्मल प्रिंटअप जैसे यहाँ पे पहले टाइम में था, फर्स्ट में नॉर्मल प्रिंटअप है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के आएगा यू इंटर। अब देखिए इसके बाद पुट S स्ट्रिंग, पुट S मतलब अब स्ट्रिंग, अब जो स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर हुआ था इसी को आउटपुट डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो स्ट्रिंग में इनपुट क्या था, वेलकम टू C, यही आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, लिख के आ जाएगा वेलकम टू C। ठीक है, तो इस तरह से आपका, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा इसका लिमिटेशंस क्या था, केवल सिंगल कैरेक्टर पिक करता था, यहाँ पे टोटल स्ट्रिंग एज ए इनपुट लिया और टोटल स्ट्रिंग एज ए आउटपुट दिया। तो इस तरह से प्रोग्राम इसका बन जाएगा। तो होप सो आपको जो भी 6 फंक्शंस थे, 3 इनपुट के लिए 6 आउटपुट के लिए, क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी एलोकेशन, कैसे हम किसी प्रोग्राम में जो वेरिएबल बनाते हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, और उस मेमोरी पे ऑपरेशन कैसे हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन से कैसे वैल्यू वहाँ से उठाता है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।